नमस्कार साथियों, मैं डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच आज एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं और वो हमारा आज का जो टॉपिक है वो जनहित याचिका के बारे में है। हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की प्रक्रिया शुरू की और वर्तमान में क्यों ये बीच बीच में चर्चित रहता है या समाचारों में बना रहता है। इसके पीछे का संदर्भ जो है वो यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेमतलब की जो जनहित याचिकाएं हैं उसको लेकर अपनी आपत्ति जताई और टिप्पणी की और ये कहा कि लग्जरी मुकदमे दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये लग्जरी मुकदमा क्या है, इस सब पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं जनहित याचिकाओं के इतिहास की ओर। जो पीआईएल जिसे हम जनहित याचिका बोलते हैं उसका इतिहास आखिर क्या रहा, कैसे वो शुरू हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इतिहास। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका जो है 1976 में इसकी अवधारणा जो है न्यायाधीश कृष्ण अय्यर 1976 कृष्ण अय्यर ये क्या थे, न्यायाधीश थे। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने 1976 में बॉम्बे कारागार सभा बनाम अब्दुल थाई केस वाद में प्रस्तुत किया। बॉम्बे कारागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस का आपको नाम याद रखना चाहिए क्योंकि यूपीएससी अपने मेंस में सुप्रीम कोर्ट के जो केस हैं उनको आधार बनाकर सवाल पूछ लेती है। तो बॉम्बे कारागार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस में इन्होंने पीआईएल की अवधारणा प्रस्तुत की। इस केस में गैर पंजीकृत जो कामगार थे उनके संगठनों को अनुच्छेद 32 के तहत रीट याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया। जो हमारे कामगार हैं वो पंजीकृत नहीं थे, यानी गैर पंजीकृत कामगार थे और उनका एक संगठन बना हुआ था, तो उन संगठनों को यह अधिकार दिया कि वो आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें आर्टिकल 32 में रीट जारी करने का अधिकार है, तो उसके तहत आप रीट याचिका दाखिल कर सकते हैं। यह अधिकार उनको इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में दिया, कृष्ण अय्यर जो न्यायाधीश थे। इसके बाद ये 1900 अपने क्रम में आगे बढ़ा तो 1979 में इसका मामला सबसे पहले आया पीआईएल का हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस। खातून वर्सेस बिहार राज्य केस में अब जानते हैं ये क्या था हुसैन आरा खातून का मामला। तो इसमें सबसे पहले जो पीआईएल दाखिल की गई यह जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित थी। अब आप सबको पता ही होगा कि जो जेल हैं उस समय जो जेल की स्थिति थी और वहाँ जो विचाराधीन कैदी थे जिसे बोलते हैं कि अंडर ट्रायल कैदी, अंडर ट्रायल जो कैदी होते हैं, तो और जेलों की स्थिति जो थी वहाँ लोग जो बंद थे अमानवीय व्यवहार किया जाता था वहाँ, और ये प्रकाश में आया जब तो इस पर पीआईएल दाखिल हुई और उसको जो केस है उसका नाम हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य केस हुआ। इसमें पीआईएल दाखिल की गई और पीआईएल मूलतः यही थी कि विचाराधीन जो कैदी थी उनके साथ जो अमानवीय परिस्थितियाँ हो रही थी वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन थी और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, उस पर वो कार्रवाई कर सकता है, फैसला सुना सकता है, उसका संरक्षक है वो। तो इस मामले में जब ये पीआईएल दाखिल की गई तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सुनाया। धीरे धीरे यहीं से जो पीआईएल का मामला है इवॉल्व होता गया और एक नया मोड़ तब आया जब इसमें एसपी गुप्ता जो केस है वो शुरू हुआ है या उसका जो निर्णय आया एसपी गुप्ता वाद।
ये 1981 में हुआ। तो एएसपी गुप्तावाद जो है उसमें और ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। इस केस में न्यायाधीश जो थे वो पीएन भगवती, ये नाम आप याद रखिए, पीएन भगवती। ये पीआईएल के जनक भी कहे जाते हैं, पीएन भगवती, फादर ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या जनहित याचिका के जनक भी कहे जाते हैं। तो इस केस में पीएन भगवती ने जो पीआईएल है उसके आंदोलन का एक नया दौर शुरू किया और इसी वजह से उन्हें शायद इसका जनक कहा जाता है। तो उस समय हुआ ये करता था कि जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो तो कोर्ट चला जाता था। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता था या किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन होता था तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। लेकिन अगर जेल का मामला था या बड़े स्तर पर कहीं लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता था तो उस पर जो है सुनवाई नहीं हो पाती थी। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी मामले को लेकर जाता था तो कोर्ट जाता था। तो ये पीआईएल का ये दौर हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उस केस से संबंधित नहीं है या उस केस से संबंधित है या उसकी एक पार्टी है वो पीआईएल दाखिल कर सकता है जनहित याचिका, और उस पर मासेस लेवल पर जो मौलिक अधिकारों का, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और उनके मौलिक अधिकारों के रोकथाम के लिए अपना निर्णय सुनाएगी या फैसला करेगी। तो इस तरीके से जनहित याचिका जो है भारत में होने लगी। और फिर इसके बाद आपको जब जनहित याचिका के बारे में आप कहीं भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उस समय जनहित याचिका का प्रावधान ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं ये देखती है कि जनता के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, मूल अधिकारों का या उनका बेसिक जो राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो सुमोटो जिसे बोलते हैं कि सुमोटो प्रक्रिया के तहत स्वयं से वो मामले में संज्ञान ले सकती थी। या तो अगर इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कतरन एक समय चली थी, न्यूज़पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते थे। यानी अगर कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या कहीं भी मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और न्यूज़पेपर में वो खबर छपी है, उसकी कथन को आप शामिल करके पीआईएल दाखिल करते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेती थी। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है पीआईएल शुरू की। ये पीआईएल का इतिहास रहा। तो आप अब तक समझ गए होंगे पीआईएल का मतलब कि जनहित याचिका, और जनहित याचिका का मतलब जिसमें जनता का हित जुड़ा हुआ हो। अगर जनता के हितों का उल्लंघन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके हितों की अनदेखी के खिलाफ फैसला सुनाएगी या मानव अधिकारों की रक्षा करेगी। अब हम ये देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, या जनहित याचिका का महत्व। आखिर जनहित याचिका के आने से ऐसा क्या हुआ, या जनहित याचिका का कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए है तो क्या है। तो जनहित याचिका के तहत मानवाधिकारों एवं समानता को आगे बढ़ाने या जनहित के व्यापक मुद्दे को उठाने के लिए कानून का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ है ये, और ये समानता स्थापित करने हेतु क्या करती है, कानूनी प्रावधानों का उपयोग। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके संविधान में जो मानवाधिकार दिए गए हैं उसको लागू कराने के लिए एक मंच का कार्य करती है। और जनहित के व्यापक मुद्दे, इसका नाम भी पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जनहित के व्यापक मुद्दे को उठाया गया, जिसमें जनता का व्यापक हित जुड़ा हुआ हो उसको उठाया गया। तो जनहित के व्यापक मुद्दे इसमें शामिल किए गए और उसमें कानून का उपयोग किया गया। फिर जनहित याचिका पद को अगर आप देखेंगे तो ये पद जो है पीआईएल का, ये अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया। भारत में ये पहले से परिचित नहीं था, अमेरिकी न्यायशास्त्र से उद्भूत किया गया है ये।
तो आप इसको यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के या पेपर में अगर आपको ऐसा मिले कि जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, तो अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। इसके बाद जो जनहित याचिका है इसका महत्व है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39A। तो आर्टिकल 39A पर आधारित है, यानी आर्टिकल 39 ये क्या कहता है कि राज्य धर्म, जाति, पंथ आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, जो राज्य है जाति, धर्म, पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, यानी समानता का अधिकार है, इसमें यही कहा गया है, जाति, धर्म के बिना, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, पंथ के बिना जो नागरिकों की समानता सुनिश्चित करेगा, समानता एवं न्याय सुनिश्चित करेगा। यानी न्याय के लिए आपके जाति, धर्म और पंथ का होना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति के, हर जाति के, हर धर्म के, पंथ के लोग को समानता मिले, सबको समान न्याय के अवसर मिले, न्याय उपलब्ध हो, इसका ये आधार है आर्टिकल 39। इसके बाद जो जनहित याचिका है वो न्यायालय द्वारा जनता को दी गई एक प्रकार की शक्ति है, यानी पीआईएल के माध्यम से न्यायालय ने क्या किया, जनता को एक शक्ति प्रदान की कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का या आपके जनहित का उल्लंघन हो रहा है तो आप हमारे पास आइए, हम उसकी रक्षा करेंगे। तो एक प्रकार से जनता को शक्ति प्रदान हुई इसमें। इसके बाद जो है जनहित और निजी दोनों प्रकार के कानूनी मामलों से संबंधित जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। जो विवाद उठेगा आपको ये यहाँ देखने को मिलेगा कि इसमें क्या जनता का हित है या निजी हित है। कभी कभी जो विवादों का कारण ये होता है कि निजी हित को लेकर लोग जनहित याचिकाएं दाखिल कर देते हैं। तो उस समय जो निर्णय था जनहित वर्सेस निजी हित, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निजी हित को और जनहित दोनों के लिए पीआईएल जो है दाखिल की जा सकती हैं। यानी अगर किसी का निजी हित प्रभावित हो रहा है, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो भी वो पीआईएल दाखिल कर सकता है। खैर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे निजी हितों को तवज्जो देना बंद कर दिया जो व्यापक निजी हित है, मतलब सिर्फ निजी हित है जिसमें उसके किसी स्वार्थ की सिद्धि हो रही है, उस पर उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया है। इसी के लिए विवाद भी उठा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो अनावश्यक जनहित याचिकाएं हैं वो जो कोर्ट में दाखिल करके कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता है या कोर्ट को गुमराह किया जाता है, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू में ये जनहित जो था और निजी हित दोनों के लिए समान अवसर प्राप्त किए जाएं लोगों को या समान अवसर मिले, इस पर बात की गई थी। इसके बाद पीआईएल जो है सीधे उच्च न्यायालय, पीआईएल जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, आप सीधे जा सकते हैं। आप चाहें तो उच्च न्यायालय चले जाएं, आप सीधे उच्चतम न्यायालय चले जाएं, दोनों का अधिकार आपको है पीआईएल दाखिल करने का। तो ये पीआईएल है। अब इससे फायदा क्या हुआ समाज को पीआईएल के आने से, यानी कोई भी एक कदम उठाया जाता है जनता के हित के लिए तो उसका जनता पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा जनता पर, तो यह समाज के अल्पसंख्यकों, वंचितों, समाज के वंचितों, अल्पसंख्यक की जो को वंचित हैं, अल्पसंख्यक हैं, कमजोर हैं, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते या उनके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो विरोध कर पाने की स्थिति में नहीं होते, उतने सशक्त नहीं होते हैं। तो उनके लिए सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराता है, सोशल जस्टिस। यानी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बीड़ा उठाया पीआईएल के थ्रू, वो आज भी जो अनवरत जारी है, वो वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराता है। ये कि इसका महत्व है। इसके बाद यह न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, अधिक न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक। देखिए न्याय का असली मतलब तब है जब वो सभी को उपलब्ध हो। अगर सबको न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो न्याय की प्रक्रिया जो है अधिक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन हो और अधिक से अधिक जनता को
न्याय मिले, समानता मिले, अवसरों की समानता हो, मौलिक अधिकार हो। तो न्यायिक प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक तब बनी जब सुप्रीम कोर्ट ने मासेस लेवल पर जनता के जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस पर सुनवाई शुरू की, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करने शुरू किए, तो ये हुआ। इसके बाद मौलिक अधिकारों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मौलिक अधिकारों का बेहतर कार्यान्वयन, फंडामेंटल राइट्स का बेटर इंप्लीमेंटेशन, बेहतर कार्यान्वयन। मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान में लिख देने से मौलिक अधिकार नहीं हो जाते हैं, उसकी स्वतंत्रता की या उसकी सुरक्षा की गारंटी किसी न किसी को लेनी पड़ती है। वो गारंटी अगर मासेस लेवल पर उपलब्ध हो, यानी सबके मौलिक अधिकारों का संरक्षक हो। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो कोर्ट तक नहीं जा पा रहा है और कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके या किसी और के थ्रू, जैसे PIL में हुआ कि PIL में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया या हाई कोर्ट ने, हमारी जो न्यायपालिका है जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समाज में देखा कि अगर कहीं गलत हो रहा है और ऐसा कोई व्यक्ति जो उस संस्था से या उस एरिया से नहीं जुड़ा है जिसके साथ गलत हो रहा है, वो बाहर का भी व्यक्ति है, तो भी अगर वो PIL दाखिल करता है तो सरकार उस पर सुनवाई करती है और जो न्यायपालिका है उस पर सुनवाई करती है और अपना निर्णय सुनाती है। तो यानी मौलिक अधिकार जो है सबको मिले हैं और सबके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए जरूरी है कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए न्यायपालिका की ओर से या स्टेट की ओर से। तो न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों को बेहतर कार्यान्वयन का एक अवसर प्रदान किया। इसके बाद यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने में मदद करता है। न्यायिक समीक्षा क्या है कि अगर सरकार द्वारा या संसद द्वारा बनाया ऐसा कोई कानून, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का बेहतर कार्यान्वयन, तो इसमें न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है उसको लागू करने में मदद मिली, उसका बेहतर कार्यान्वयन हुआ और विधि के शासन और पारदर्शिता को भी इससे बढ़ावा मिला। यानी ये पता चला कि देश में रूल ऑफ लॉ है और पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। अगर कहीं गलत होता है तो PIL के थ्रू या कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो किसी के हित को प्रभावित कर रही है, जनता के हित को प्रभावित करती है, चूंकि लोकतंत्र में जनता का शासन है, तो उसके हितों के लिए पारदर्शिता अगर बढ़ेगी तभी तो पता चलेगा कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय हो रहा है। तो न्याय में सबसे जरूरी है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए, जिसे पारदर्शिता कह सकते हैं कि अगर न्याय होते हुए दिख रहा है, न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी है, तो लोगों को न्याय पर भरोसा होता है कि हमारे साथ न्याय होगा। तो ये PIL का महत्व रहा। अब हम जानेंगे कि PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्या निर्णय दिए हैं। ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में भी झलकती है कि PIL की जो ऐतिहासिक शुरुआत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताया SP गुप्तावाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1981 है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उस पर UPSC मेंस में सवाल पूछता रहता है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो SP गुप्तावाद में कहा गया कि जन सामान्य या NGO का कोई भी सदस्य निष्पक्ष इरादे से आर्टिकल 226 और 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। क्या कह रहा है, जन सामान्य या NGO या NGO का कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल किसकी बात की गई है, 32 और आर्टिकल 226, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है और ये हाई कोर्ट। यानी इसके तहत जो हमको रीट क्षेत्राधिकार प्राप्त है या हमारा जो रीट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, उसके तहत हम इन आर्टिकल का उपयोग करके, चाहे कोई NGO हो चाहे कोई जन सामान्य हो, वो इन संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर उसके किसी संवैधानिक अधिकार का या मौलिक अधिकार का या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी, उसके लिए निवारक उपाय सुझाएगी या फैसला देगी। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते हैं।
अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है कि इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो सामाजिक असमर्थता या गरीबी के कारण, किसी अन्य कारण से, आर्थिक असमर्थता की वजह से न्यायालय नहीं पहुंच पाते। देखिए सबसे बड़ी बात है कि न्यायालय जो पहुंचेगा उसी को तो न्याय उपलब्ध होगा। मान लीजिए गरीब है जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, या कोई ऐसी सोसाइटी है किसी गांव में, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वो न्यायपालिका तक जाने की बहुत समझ नहीं रखता, ना ही उसके पास संसाधन, ना ही वो बहुत शिक्षित है, तो उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? उसके अधिकारों की भी तो रक्षा होनी चाहिए, उसके भी तो अधिकार है। तो उसके अधिकारों की रक्षा तब होगी जब उसको अधिकार जो है उसके बारे में पता हो। तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति, एनजीओ जो कार्य करते हैं भारत में, या कोई जन सामान्य है जो जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है लेकिन वो देख रहा है, पड़ोस में है या कहीं भी से भी देख रहा है, वो उसके भी यहाँ पर जन सामान्य है एनजीओ इन आर्टिकल्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर जा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि जो गरीब है, कमजोर है, जिसकी पहुंच न्यायालय तक नहीं है, उसको भी मौलिक अधिकार जो है उपभोग करने का अधिकार है, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हुई, उसके मानवाधिकारों की रक्षा हुई। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एसपी गुप्ता केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया उसमें उसने यही उल्लेख किया कि जनहित याचिका के आने से उन लोगों तक न्याय उपलब्ध हो रहा है जो दलित है, शोषित है, वंचित हैं, जो न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां तक पहुंचने में अक्षम है, वकील की फीस नहीं दे पाते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं के बारे में उनको नहीं पता है, उनके भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद जो दूसरा केस है वो काफ़ी फेमस केस है, और इस साल के यूपीएससी के जीएस सेकेंड पेपर में उन्होंने प्रश्न भी बनाया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर। एमसी मेहता केस, एमसी मेहता केस, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। जो एमसी मेहता केस, इसमें भी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, यह मामला 1987 की में हुआ था, 1987 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई। अब देखिए ये जो जनहित याचिका है गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ, इसमें तो किसी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, डायरेक्ट रूप से तो नहीं ही हो रहा है। गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ जनहित याचिका लगाएगी। अब अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने निर्णयों में मौलिक अधिकारों की परिभाषा को व्यापक किया। आर्टिकल 21 जो इसमें जीवन का अधिकार है, तो स्वच्छ जल पीने का अधिकार भी आपका मानवाधिकार है, और अगर गंगा प्रदूषित हो रही है तो आपके स्वच्छ जल पीने का अधिकार या स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो अगर आपके स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो भी मौलिक अधिकार ही कहा जाएगा। तो गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ जो है एमसी मेहता ने याचिका लगाई, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता जो है गंगा नदी के किनारे किसी संपत्ति का स्वामी नहीं है। मौलिक अधिकारों के बारे में यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जिनका वायलेट हो रहा है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन, वही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या अगर वो कोई पार्टी है जिसमें उसके हित प्रभावित हो रहे हैं वो जा सकता है। लेकिन ये जो एमसी मेहता थे, ना ही गंगा नदी के तट पर उनका घर था, ना ही उनको कोई दिक्कत आ रही थी उससे, तो सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है कि हालांकि याचिकाकर्ता जो है गंगा नदी के किनारे किसी संपत्ति का स्वामी नहीं है, फिर भी वह वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का हकदार है। जो वैधानिक प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए अगर वो न्यायपालिका जाना चाहे उसको अधिकार है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति की मंशा गंगा जल का उपयोग करने वाले लोगों की जीवन की रक्षा करना है। ऐसा जो व्यक्ति है इसका मंशा क्या है? नियति जिसे बोलते हैं, नियति, मंशा, इसकी नियत क्या है? गंगा जल का उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनके जीवन की रक्षा हो। अगर प्रदूषित जल पियोगे तो बीमार पड़ेंगे, तो उनके स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होगा, स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसका क्या है? व्यापक हित, लोगों की जीवन की रक्षा हो। तो ये एमसी मेहता का केस था। इस पर यूपीएससी ने जो सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो कैसे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी और उन्मुख हुए हैं। पूरा प्रश्न आप देखेंगे 2022 का मेंस है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा एमसी मेहता का केस। उसमें आपको बिना एमसी मेहता के केस के आपका उत्तर अधूरा रहेगा। तो ऐसे केसेस आपको पता भी होने चाहिए। इस पर हम एक सीरीज लाएंगे, महत्वपूर्ण केसों पर आपको बताएंगे। अब ये रहा। इसके बाद नेक्स्ट मामला था विशाखा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद। अब ये क्या था? ये 1997 का मामला था।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न को आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया। और इसी के दौरान आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या कोई भी आप मामला देखेंगे महिलाओं से संबंधित, तो विशाखा गाइडलाइंस एक जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जो गाइडलाइंस जारी की, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित थे। तो ये मामला विशाखा का था, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यौन उत्पीड़न को आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकार माना जाएगा। अगर किसी महिला का यौन उत्पीड़न होता है तो सिर्फ नॉर्मल यौन उत्पीड़न के तहत FIR नहीं होगी, वो आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये था। इसके बाद एक मामला था भारतीय बैंक संघ। भारतीय बैंक संघ बॉम्बे और अन्य बनाम अन्य वर्सेस या बनाम मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस, मेसर्स देवकला कंसल्टेंसी सर्विस। ये 2004 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि एक निजी हित के मामले को भी जनहित माना जा सकता है, यानी निजी हित के मामले को जनहित माना जा सकता है, जिस पर काफी वाद विवाद होता रहा। मैंने पहले भी वीडियो में इसको बताया है आपको। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि किस वाद में आया कि निजी हित जो है वो जनहित माना जा सकता है। तो ये मामला रहा। इसके बाद हम उस मुद्दे की ओर बढ़ेंगे जो जनहित याचिका से संबंधित मुद्दे होते हैं। यानी अगर जनहित याचिका का मामला समाचारों में रहता है तो क्यों रहता है, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर PIL दाखिल की गई तो इससे जितने भी लाभ मैंने गिनाए कि मौलिक अधिकारों को सशक्त करने में मदद मिली, गरीब व्यक्ति की न्याय तक पहुंच हुई, तो कुछ न कुछ इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। तो उसके संबंधित मुद्दे क्या थे, इशूज क्या थे, इशू। तो ये जो मुद्दे हैं, इसमें मुद्दे आप देखेंगे कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कैसे हो रहा। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग तो निजी हित याचिका जो होती है, कुछ लोग अपने निजी हित के लिए दाखिल कर देते हैं, कुछ राजनीतिक हितों के लिए मुकदमेबाजी करने के लिए PIL दाखिल कर देते हैं, कुछ लोग पब्लिसिटी याचिका दाखिल कर देते हैं कि पब्लिसिटी हमको मिलेगी, मीडिया अटेंशन मिलेगा। इससे इन याचिकाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि होती है। जैसे आप देखेंगे लाल किले के मामले पर PIL दाखिल कर दिया, रेल किराया पर, रेलवे स्टेशनों की जर्जर स्थिति पर, प्याज के मूल्य पर, जबकि ये सब सरकार के काम है। तो इससे जब लिटिगेशन में या जनहित याचिकाओं में PIL में जब वृद्धि होती है तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ता है। तो एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। जो अधिकार उनको मिले, अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तब तो आपके लिए वो अधिकार फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं तब तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद न्यायिक समय की बर्बादी, इसका जो सेकेंड इशू है, क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है, न्यायिक समय की बर्बादी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यर्थ की जनहित याचिकाएं होती हैं, व्यर्थ की जो जनहित याचिकाएं होती हैं, उस पर अगर आप सुनवाई करने लगते हैं तो मुख्य मुद्दे जो हैं, जो मूल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जो न्याय का उल्लंघन हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का वक्त नहीं मिलता है। तो जो न्यायिक समय है, जो सकारात्मक कार्यों में, पॉजिटिव कार्यों में लगना चाहिए था, उत्पादक कार्यों में लगना चाहिए था, प्रोडक्टिव वर्क में लगना चाहिए था समय, वो व्यर्थ की जनहित याचिकाओं को सुनवाई में लग रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा जनता का हित अभी नहीं प्रभावित हो रहा है। तो ये न्यायिक समय की बर्बादी हो रही है। इसके बाद एक है विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना। ये आपका इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में न्यूज़ काफ़ी चर्चित भी रहती है। विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना, आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी जनहित याचिकाएं दाखिल की जाती हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड होती हैं। अगर सरकार किसी जगह कोई पर्यावरण
एरिया में जो या जंगली एरिया में कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो वहाँ पर्यावरण के क्षरण का बहाना बनाकर जनहित याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। तो विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं, विकासात्मक कार्य ठप हो जाते हैं। जिसमें इसमें आप देखेंगे कि राजमार्गों, इसमें आप देखेंगे कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भलाई के लिए उड़ीसा सरकार ने विकास कार्यों के लिए अपना प्लान बनाया, इस पर जनहित याचिका दाखिल की गई तो वो कार्य ठप हो गया। कोई भी बांध बनाया जाता है या नहर बनाई जाती है उसको लेकर PIL दाखिल कर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेते हैं, तो विकासात्मक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। एक इसका ये बुरा पहलू है। इसके बाद इसी में है कि एक शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन। पृथक्करण का उल्लंघन ये कैसे होता है? शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन ऐसे होता है कि जुडिशियल जो एक्टिविज्म आप सब सुनते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद या जुडिशियल ओवररीच, यानी जो काम न्यायपालिका का नहीं है, जो काम सरकार का है, उसको भी अगर न्यायपालिका करने लगे तो जो है शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो वायलेट होता है। यानी कुछ ऐसी PIL दाखिल की गई कि राजमार्गों पर शराब की बिक्री न हो। अब ये काम सरकार का है, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, गरीबी बेरोजगारी पर जो PIL कभी कभी दाखिल हो जाती है, ये सब काम सरकार का है। अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने लगे या इस पर PIL दाखिल करके न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लगे PIL के माध्यम से, तो ये तो शक्ति के संतुलन के सिद्धांत के विपरीत होगा। तो इस तरीके से इसमें कहा जाता है कि शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन भी करती है PIL। इसके बाद इसमें विलंब बहुत होता है। जो मुख्य याचिकाएं होती हैं उन पर ही सुनवाई होती है। जो व्यापक मासेस के मुद्दे होते हैं, जो गरीब तबका होता है, उसकी जनहित याचिकाओं की सुनवाई उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है। तो कई वर्षों से मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं गरीबों के, जो जनहित याचिकाओं के होते हैं। तो ये इससे संबंधित मुद्दा था। हमको इतना जानने के बाद अब अंतिम वीडियो के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, इस टॉपिक के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं कि अब सुधार क्या किया जाना चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा। तो हमको अब क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जनहित याचिका के लाभ ज़्यादा हैं, नुकसान कम है, तो हमें उन नुकसानों को कम करना है और इसका अधिक से अधिक लाभ लेना है हमें। तो उन कमियों को, उन नुकसानों को, अगर कोई चीज़ खराब हो जाती है तो अगर वो सारी चीज़ खराब नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें खराब हुई हैं तो उसको निकाल कर बाहर किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है, उसकी मरम्मत की जाती है। अगर आपकी कोई वस्तु खराब होती है, आप उसकी मरम्मत कराते हैं, उसको फेंक नहीं देते हैं। तो हमको इसमें सुधार क्या किया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें उसने साफ कहा है कि याचिकाओं पर विचार करते समय ढेर सारे मुद्दों का ध्यान रखा जाना जरूरी है कि जो याचिका करता है उसका उद्देश्य क्या है, याचिका में कितना दम है, क्या ये व्यापक मौलिक अधिकारों को संबोधित करती है या इसमें व्यापक जनता का हित शामिल है या नहीं। तो उस निर्देश को लागू किया जाना चाहिए। यह निर्देश उत्तरांचल राज्य बराम बलवंत सिंह चौपाल मामला था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है अपना दिशा निर्देश जारी किया था। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौपाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यापक दिशा निर्देश दिया है जनहित याचिकाओं को लेकर, उसको लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद सिद्धांतों का पावर, जो पावर ऑफ सेपरेशन है, पावर ऑफ सेपरेशन यानी जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका पालन करना और समय पर निपटान, यानी टाइमली आप जो है जनहित याचिकाओं की सुनवाई कर सकते हैं। यानी जो विलंब होता है उस पर ध्यान दिया जाए और समय पर सारी चीज़ों का अगर आप निपटान कर दिया जाए तो जनहित याचिकाओं में जो कमियां हैं या जो उसकी वजह से जनहित याचिकाओं पर या सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ओवररीच का मामला उठाया जाता है, उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसके बाद लास्ट है जुर्माना। यह सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, या दंड, आर्थिक दंड आप कह सकते हैं। वो आर्थिक दंड आप लगाइए। अगर बेमतलब की या बेवजह की जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं तो आप उस पर जुर्माना लगा सकते हैं और जुर्माना आर्थिक दंड के रूप में होगा तो लोग डरेंगे कि व्यर्थ की